जय हिंद दोस्तों। स्टडी में आपका वेलकम है, वंदन है और अभिनंदन है। तो आज हम बाबू लोग देखिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक, ठीक ना, जिसका नाम है वास्तव का ऑनोमन और राउट का नियम। ठीक ना, राउट का नियम आप लोग जानते ही हैं कि कितना केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण है। वो हर एक साल वास्तव का अनुमान पूछे या क्वथनांक का पूछे, उससे राउट का नियम पूछे, लेकिन हर एक साल पूछता है। ठीक ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे क्या, तो वास्तव का अनुमान। थोड़ा सा उसके बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वास्तव का अनुमान है क्या। देखिए बाबू, वास्तव का अनुमान क्या है। जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जो शुद्ध विलायक का मतलब होता है ना, वह विलयन से क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो विलयन का कम होता है और शुद्ध विलायक क्या होता है, अधिक होता है। तो जो विलयन में कमी होती है, जो क्या होता है बाबू लोग, कमी होता है, उस कमी को होने वाली कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तव का अनुमान कहते हैं। ठीक ना, तो आज हम लोग समझेंगे वास्तव का अनुमान और राउट का नियम। ठीक ना, तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। आप लोग पूछेंगे हमसे कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान माना गया, तो हम लोग जस्ट इसके बाद इसके नीचे में ही क्या पढ़ेंगे, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। जब पढ़ाएंगे तो आप लोग पूरे इस जो वास्तव का अनुमान और राउट का नियम है, इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। तो हम जस्ट इसके नीचे में पढ़ाने वाले हैं क्या, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। ठीक ना, तब से यह समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान किसी विलयन में उपस्थित, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान किसी विलयन में उपस्थित विलय के मूल अंश के बराबर होता है। देखिए कह रहा है कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान किसी विलयन में उपस्थित, जो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान होता है ना, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मूल अंश, मूल अंश कहिए, यही से मोल प्रभाज कहिए, यही से मोल फ्रैक्शन भी बोला जाता है, उसके क्या होता है बाबू लोग, बराबर होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव भी निकलता है यहाँ से, कहता है कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान के अनुसार जो मूल अंश है ये क्या होता है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, इक्वल, यानी क्या होता है बाबू लोग, तो बराबर होता है। क्या होता है, मूल अंश के बराबर होता है। मूल प्रभाज के क्या होता है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान राउट के नियम से क्या होता है, मूल अंश के बराबर होता है। ठीक ना, आप लोग अच्छे ढंग से समझिए। तो देखिए राउट के नियम से, देखिए जो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है, पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ होता है। वास्तव का बराबर क्या होता है, छोटी एन बटा में छोटी एन प्लस बड़ी एन। देखिए क्या राउट के नियम से, हम लोग ये तो पढ़ लिए इसका परिभाषा। तो राउट के नियम से क्या हुआ कि पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ का, देखिए क्लियर साफ साफ लिखा है कि जो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान होता है विलयन में उपस्थित विलय के मूल अंश के बराबर होता है। तो जो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है बाबू लोग, वो विलयन में उपस्थित विलय के क्या है, मूल प्रभाज के इक्वल है। देखिए यहाँ लोग का है, इक्वल है, बराबर है, यही का है, पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ बराबर छोटी है ना बटा में छोटी है प्लस बड़ी है। देखिए यहाँ साथ साथ लिखा है कि पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है। क्या है बाबू लोग, पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ क्या है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है। देखिए छोटी एन पर है, छोटी एन क्या है, विलय के मूलों की संख्या है। छोटी एन क्या हम लोगों का यहाँ दर्शा रहे बाबू लोग, तो विलय के मूलों की संख्या। देखिए बड़ी एन क्या दर्शा रहा है, विलायक के मूलों की संख्या। ठीक ना, तो ये पूरे मिलाकर हुआ पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ, ये हो गया वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। ये किसके बराबर होता है बाबू लोग, तो मूल अंश या मूल प्रभाज के बराबर होता है। देखिए मूल अंश या मूल प्रभाज के क्या होता है बाबू लोग, इक्वल होता है। ठीक ना, देखिए छोटी है ना बटा में छोटी है ना प्लस बड़ी है, सही देखिए पीओ माइनस पी एस बटा में पीओ क्या होता है, वास्तव का अपेक्षिक अनुमान है। छोटी एन बराबर विलय के मूलों की संख्या, बड़ी एन बराबर विलायक के मूलों की संख्या। ठीक ना, तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, बोले है ना कि वास्तव का अपेक्षिक अनुमान पढ़ेंगे कि हम लोग किसे कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़ लिए थे वास्तव का अनुमान और राउट का नियम। तो हम आप लोगों से बोले हैं ना कि इसको जस्ट नीचे, उसके बाद ही हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो वास्तव का अपेक्षिक अनुमान। वास्तव का अपेक्षिक
कॉमन बाबू लोग कोई भारी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। देखिए आप लोग चुटकियों में समझ लेंगे क्या। देखिए कह रहे हैं कि वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, कह रहे हैं कि वाष्प पदार्थ का अवनमन, वाष्प पदार्थ का अवनमन और शुद्ध विलायक के अनुपात को ही हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन। अनुपात मतलब क्या होता है बाबू लोग, तो अनुपात मतलब होता है बाटा, कुछ हो गया ऊपर है और कुछ चीज हो गया नीचे, इसी को हम लोग डिवाइडर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक ना। देखिए वही बोल रहा है कि वाष्प पदार्थ का अवनमन और शुद्ध विलायक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प, तो वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बोलेंगे, ठीक ना। देखिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या समझेंगे, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन। देखिए वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बराबर क्या होता है, पीओ माइनस पीएस बटा में पीओ, क्या बाबू लोग, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बराबर पीओ माइनस पीएस बटा में पीओ। देखिए जहाँ पीओ बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, क्या बाबू होता है, जहाँ पीओ बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ और पीएस बराबर विलयन का वाष्प पदार्थ, तो वही कह रहा है। देखिए तो आप लोग समझ लीजिए, कह रहे कि वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बराबर पीओ माइनस पीएस। देखिए पीओ माइनस पीएस जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बोलते हैं, आबाटा में पीओ, पीओ मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ। बस वाष्प पदार्थ का अपेक्षित, वाष्प पदार्थ का अवनमन हो गया, क्या हो गया बाबू लोग, वाष्प पदार्थ का अवनमन, क्या हो गया, वाष्प पदार्थ का वाष्प पदार्थ का अवनमन हो गया। हाई क्या होगा बाबू लोग, शुद्ध विलायक हो गया। देखिए लोग लिखे ना, पीओ बराबर शुद्ध विलायक हो गया। जब आसान तो है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही वाष्प पदार्थ का अवनमन और शुद्ध विलायक के अनुपात को ही वाष्प पदार्थ का अवनमन यानी पीओ माइनस पीएस अगाटा में पीओ को ही हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन बोलेंगे। बस पूछता है 2 नंबर का क्वेश्चन, इजी है, आसान है, आप लोग क्लियर लिख जाइएगा, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक ना। तब इसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक ना। देखिए तो देखिए बाबू लोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्वथनांक, ठीक ना। इस क्वथनांक की इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आगे हम लोगों का 2 नंबर को पढ़ना है, क्या, क्वथनांक का यूनियन हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि हम लोग बताए थे ना कि अल्पसंख्यक के गुण कितना होता है, 4 होता है, जिसमें हम लोग हल्का क्या पढ़े थे, वाष्प पदार्थ का अवनमन पढ़ लिए थे। तो हम 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, तो क्वथनांक का यूनियन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, तो क्वथनांक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे कि वो टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आएगी, उससे ये बेस है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वथनांक हम लोग कहेंगे किससे, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, और वह ताप जिस पर द्रव और गैस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में याद कर लीजिए, वह ताप जिस पर द्रव और गैस दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा साम्यावस्था क्या है, तो आप लोग 11 क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, हम तो पढ़ेंगे करेंगे, हम तो जान छोड़ने वाले हैं नहीं। देखिए कह रहा है कि साम्यावस्था एक ऑब्जेक्टिव लेकिन कर है, और कह रहा है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप लोग 7 क्लास में 6 क्लास में पढ़ लोगे, जल का क्वथनांक कितना होता है बाबू लोग, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम आगे क्या समझेंगे, साम्यावस्था, आप लोगों को हम मुंह से ही बता दे रहे हैं कि साम्यावस्था किसे कहते हैं। कह रहे कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अग्रिम अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, और मतलब कि जो आगे की अभिक्रिया होती है और पीछे की जो अभिक्रिया होती है, दोनों का जो वेग होता है एक समान होता है। क्या होता है हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अग्रिम अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया हम लोग बोल सकते हैं, दोनों का वेग क्या होता है बाबू लोग, समान होता है, उसे ही हम लोग कौन सा अवस्था बोलेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। ये कोई अच्छा ऐसी टॉपिक नहीं है, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन क्वथनांक पूछता है, ठीक ना। और क्वथनांक से रिलेटेड क्या पूछता है, 2 नंबर में क्वथनांक का यूनियन पूछता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, क्वथनांक का यूनियन पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए हेडिंग मारेंगे क्वथनांक का यूनियन। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे हम लोग वाष्प पदार्थ का अवनमन पढ़े थे, ठीक ना। तो अब हम लोग 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक का यूनियन पढ़ेंगे। देखिए इसे आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, ठीक ना, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे।
बाबू लोग, जब किसी विलयन में अस्थिर पदार्थ मिलाएंगे ना, तो जो कह रहा है कि विलयन का क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। देखिए ये जो होता है ना वाष्प का अवलंबन, उससे जस्ट विपरीत है। उसमें क्या था कि जो शुद्ध विलायक था ना उसका अधिक होता था, लेकिन इसमें क्या है विलयनी का अधिक हो जा रहा है। देखिए कहते कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक ना, तो अधिक होता है। तो इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्वथनांक का उन्नयन करेंगे। कुछ इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, पर जब किसी विलयन में अवस्थित पदार्थ मिलाते हैं तो जो विलयन का क्वथनांक है ना वह शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तो इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को जो मतलब कि शुद्ध विलायक से अधिक होता है, मतलब कितना अधिक होता है, तो क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे, ठीक ना। देखिए करेंगे मानना विलयन का क्वथनांक पीएस है, मान लीजिए हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना, इसलिए माने कि माना विलयन का क्वथनांक पीएस है तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक पीओ है। ये सूत्र बनाने के लिए हम लोग लिखे हैं, माना विलयन का क्वथनांक क्या है बाबू लोग, पीएस है तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग क्या मान लिए, पीओ है, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर, तो हम लोग क्वथनांक के उन्नयन से क्या होगा बाबू लोग, तो पीएस माइनस पीओ होगा। पीएस क्या है बाबू लोग, देखिए पीएस जहाँ पीएस बराबर विलयन का क्वथनांक, जहाँ पीएस बराबर क्या बाबू लोग, तो विलयन का क्वथनांक, पीओ बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, तो इसीलिए हम कह रहा है तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर पीएस, यानी पीएस बड़ा हो गया बाबू लोग और पीओ क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसलिए क्वथनांक का उन्नयन इसे डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। जो क्वथनांक का उन्नयन है ना बाबू लोग, डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए एक बार नीचे लिखा है डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीयू, कितना आसान है, जहाँ टीएस बराबर विलयन का क्वथनांक है, टीयू बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक ना। यही तो है, कितना आसान है, ये आप लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। जो क्वथनांक का उन्नयन है बाबू लोग बहुत मस्त वीवीआई, देखिए वीवीआई आप लोग लिख लीजिए इसे, वीवीआई वीवीआई मतलब बुराई भटकल नहीं आई, जरूर ही आई, ठीक ना। आप इतना उतारिए तो तक हम लोग अब आगे समझेंगे, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों कुछ लड़का का डिमांड था कि सर आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है भाई आप लोगों का ही बात मानेंगे। देखिए आप लोगों का बात मान के हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। जो विलियम का है बाबू लोग चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया होगा। तो ये कह रहा है हल्का क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव का कितना मांग है, डिमांड है। आप लोग 35 में 35 मारिएगा तो भी आप लोगों का रिजल्ट बेहतर उठेगा, 90,000 92,000, ठीक ना, और आएगा भी। देखिए आराम से पढ़िए आप लोग, हालांकि निम्न में से कौन ऑप्शन बुझल नहीं है, देखिए हम लोग को 4 ऑप्शन दिया, हम लोग को 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वाष्प दाब, दूसरा का है वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा का है परासरण दाब और चौथा क्या है बाबू लोग क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो आप हम लोग का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या बाबू लोग, वाष्प दाब का जो अवनमन है ना वो हम लोगों का होता है, लेकिन वाष्प दाब बिल्कुल नहीं होता है, वाष्प दाब नहीं होता है। क्या होता है बाबू लोग, वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो कौन सा इससे बाबू लोग क्वेश्चन जरूर नहीं है, तो वाष्प दाब नहीं है, आप लोग एक ही लगा लीजिएगा। देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या करें, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाबू लोग आप लोग होता है नॉर्मलता होता है, फॉर्मूलाता होता है, मोलारता होता है, मोललता होता है, इस चारों में से वही बताना है ना बाबू लोग कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या देखिए बाबू लोग क्या लगाएंगे हम लोग, तो लगाएंगे इसका आंसर लिख दिए, तो 4 वो होता है, ठीक ना। इस मोलालता पर या मोल प्रभाव पर हम लोगों के बाबू लोग ताप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, यानी कह सकते हैं हम लोग ताप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक ना। जो कौन कौन बाबू लोग होता है, तो मोलालता और एक मोल प्रभाव होता है, इसे मोल अंश भी बोलते हैं मोल प्रभाव की, ठीक ना। तो ताप से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल उस पर ताप का प्रभाव हम लोगों का पड़ ही नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन मोलालता को बाबू लोग पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए तीसरा का क्वेश्चन कह रहे थे कि किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, आ गया ना आपके सामने क्वेश्चन कि किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो किस पर बाबू लोग, मोलालता पर भी पड़ता है, नॉर्मलता पर भी पड़ता है और फॉर्मूलाता पर भी हम लोगों का ताप का प्रभाव मतलब पड़ता है, देखने को मिल गया। देखिए ठीक ना, मोलालता और मोल प्रभाव पर केवल और केवल नहीं मिलेगा।
पड़ेगा है ना, मतलब ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी पर पड़ेगा। ठीक है बाबू लोग, मोलारिटा पर, नॉर्मलता पर, फार्मूलाता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा देखिए कह रहे क्या, समपराश्री विलयन बराबर होता है, इसके बाबू लोग बराबर होता है समपराश्री विलयन तो पराशर दाब को, इसका परिभाषा होता है समपराश्री विलयन किसे कहते हैं, वैसा विलयन जिसका पराशर दाब क्या होगा वो तो बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं संप्राश्री विलयन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है देखिए संप्राश्री विलयन बराबर होता है पराशर दाब का बराबर होता है, पराशर दाब के बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीलर प्रभाव पाया जाता है, तो बाबू लोग पीलर प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो स्टॉल में पाया जाता है। इसमें बाबू लोग एक बिलियन होता है, ये बिलियन है एक प्रकार का स्टॉल, उसी में हम लोग क्या पाया जाता है बाबू लोग, तो पीलर प्रभाव पाया जाता है। पीलर प्रभाव चीनी ग्रह में नहीं पाया जाता है, ठीक ना, किसमें पाया जाता है बाबू लोग, तो स्टॉल में पाया जाता है। ठीक ना, देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक ना, देखिए आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो बाबू लोग आप लोग 6वें से पढ़ रहे हैं कि पीएच मान, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का बाबू लोग पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। देखिए यानी 12 में भी पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है बल्कि बोर्ड में पूछ भी दिया है, समझ लीजिए। और 7वां क्वेश्चन देखिए कि किसी विलयन में विलय के मोल होता है, क्या बाबू लोग, किसी विलयन में विलय के मोल होता है, क्या होता है बाबू लोग, तो छोटी एन भाषा में छोटी एन प्लस बड़ी एन, बहुत आसान है, एक प्रकार का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि छोटी एन भाषा में छोटी एन प्लस बड़ी एन। ठीक ना, देखिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे, तो है कि किसी विलयन में विलायक के मोल अंश होता है, पर अब लोग कोई विलयन है, ठीक ना, किसी विलयन में विलायक के, ठीक ना, देखिए ये विलय के हो गया है, छोटी एन बटा में छोटी एन प्लस बड़ी एन किसका हो गया बाबू लोग, विलय का हो गया। देखिए विलय के हो जाएगा, क्योंकि हम लोग छोटी एन से क्या करते हैं, विलय को हम लोग डिनोट करते हैं, और जो बड़ी है ना बटा में छोटी एन प्लस बड़ी एन है ना, वो किसी विलय में विलायक के मोल अंश होता है, बस कोई दिक्कत नहीं। बड़ी एन क्या होता है बाबू लोग, तो विलायक के मोल अंश होता है। ठीक ना, तो वही कह रहा है कि किसी विलयन में विलायक का मोल अंश होता है बड़ी एन बटा में छोटी एन प्लस बड़ी एन। ठीक ना, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर का है कि अपेक्षित अवनमन बराबर होता है, अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो हम लोग बाबू लोग समझे हैं पीछे नेक्स्ट क्लास में ना कि अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, कि वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बाबू लोग, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन करेंगे। तो वही करें कि अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, तो पीओ माइनस पीएस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, पीओ माइनस पीएस को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, और बाटा में पीओ को बोलते हैं शुद्ध विलायक। तो वही तो हो गया कि पीओ माइनस पीएस है बाटा में पीओ, यानी वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक अनुपात को हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। अब आगे जगह नहीं है बोर्ड पर, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, देखिए दोस्तों तब हम लोग आगे इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक ना, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परासरण दाब बराबर होता है, परासरण दाब बराबर होता है। हम लोग परासरण दाब को परिसारक दाब भी बोलते हैं। ठीक ना, आप लोग समझ लीजिएगा, परासरण दाब बराबर होता है, यानी पाई बराबर, इससे हम लोग पाई से स्विच करते हैं, परासरण दाब किससे हम लोग स्विच करता है, तो पी से, यानी परासरण दाब, यानी परासरण दाब को हम लोग पाई से स्विच करते हैं। तो पाई बराबर क्या होता है बाबू लोग, तो सी या टी होता है। पाई बराबर क्या होता है बाबू लोग, सी या टी होता है। देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन समझिए, परासरण दाब बढ़ता है, कब बढ़ता है बाबू लोग, परासरण दाब बढ़ता है कब, तो जब तापक्रम बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो हम लोगों का बाबू लोग क्या बढ़ता है, तो परासरण दाब आपूर्ति बढ़ जाता है। ठीक ना, देखिए यानी समझ लीजिए ना कि जो परासरण दाब होता है ना पाई, ताप यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है, बढ़ता है वो भी बढ़ता है। देखिए कह रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का बाबू लोग पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। आप लोग 7-8 में भी पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत मस्त, ये कॉम्पिटेटिव के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है बाबू लोग, तो 7.4 होता है। ठीक ना, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग कह कि आदर्श विलयन, बाबू लोग ये अभी सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हम आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन आदर्श विलयन अनादर्श विलयन बहुत मस्त है। इसके बाद हम वो भी यही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखिए पढ़े आदर्श विलयन का गुण है, क्या बाबू लोग, आदर्श विलयन का गुण है। तो बाबू लोग आदर्श विलयन उसे कहते हैं कि जो राउंड के नियम को पालन करता है, जो सभी परिस्थितियों में बाबू
बाबू लोग किसका पालन करता है, तो राउल्ट का नियम का पालन करता ही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। बस इसका अपोजिट है, ठीक ना। देखिए करेंगे अर्ध परागम में झिल्ली से पराशर क्रिया में निकल पाते हैं। जो अर्ध परागम में बाबू लोग झिल्ली है उसमें कह रहा है कि कौन सा मतलब अणु निकल पाते हैं, तो केवल विलायक के बाबू लोग अणु निकल पाते हैं। जो अर्ध परागम में झिल्ली है वो पराशर की क्रिया में उसे केवल और केवल विलायक के अणु ही बाहर निकल पाते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 15 नंबर में कह रहा है कि HCl कह रहा है बाबू लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जल के H2O के स्थिरवाती मिश्रण होगा। क्या बाबू लोग, HCl एवं H2O के स्थिरवाती मिश्रण होगा। कितना होता है बाबू लोग, 20.2% HCl होता है। क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, कहीं कहीं 22 भी देता है लेकिन गलती है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें गलती भी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बाबू लोग, 20.2% HCl, ठीक ना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बाबू लोग, अच्छे ढंग से समझ जाए। कह रहा है कि मोलर कह रहा है कि मोलालता को व्यक्त किया जाता है। जो मोलालता होता है बाबू लोग, मोलालता को मतलब कि मोलालता को हम लोग छोटी एम से सूचित करते हैं, ठीक ना। उससे हम लोग कह रहे हैं ना कि मोलालता को व्यक्त किया जाता है। आप लोग मोलालता की परिभाषा क्या पढ़े हैं कि किसी विलायक के 1 केजी में, किसी विलायक के 1 केजी में विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू लोग, मोलालता कह रहे हैं। इसका किस पर बाबू लोग निर्भर कर रहा है ये, देखिए किस पर निर्भर कर रहा है, तो विलायक के भार पर। ताकि हम लोग क्या बोल रहे हैं परिभाषा में, किसी विलायक के 1 केजी में, तो केजी मतलब बाबू लोग क्या, भार हुआ, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। केजी मतलब क्या बाबू लोग, भार हुआ। वही कह रहा है कि मोलालता को व्यक्त किया जाता है तो विलायक के भार, ठीक ना। मोलालता मतलब कि निर्भर किस पर करता है बाबू लोग, तो विलायक के भार को। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे मोलालता। अरे तो मोलालता निर्भर करता है किस पर बाबू लोग, तो मोलालता निर्भर करता है विलयन के आयतन पर। आप लोग परिभाषा सुने ना कि किसी विलयन के 1 लीटर में, लीटर मतलब क्या बाबू लोग, आयतन, लीटर मतलब क्या, आयतन, लीटर। किसी तरह की मोलर तरह की मोलालता निर्भर करता है तो विलियन के क्या बाबू लोग, विलियन के आयतन पर, विलियन के बाबू लोग किस पर, आयतन पर निर्भर करता है, ठीक ना बाबू लोग। अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही ऑब्जेक्टिव समझेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ऑब्जेक्टिव लाएंगे, 8-10 और ऑब्जेक्टिव करा देंगे, पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू लोग, ठीक ना, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए आप लोग। तो हम अभी अच्छे ढंग से पढ़िए। केमिस्ट्री में आपका 85-90 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये बारूद क्लास है, ठीक है बाबू लोग।